मेरा नाम प्राची है। मेरा जन्म एक गरीब घराने में हुआ था। जब छोटी थी तभी मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने मुझे दूसरों के घरों में काम करने के लिए पाला था। भगवान ने पैसे तो नहीं दिया था, लेकिन मुझे खूबसूरती दिल खोल कर दी थी। जो कोई भी मुझे देखते तो यकीन नहीं करता कि मैं इस दुनिया की हूँ। जो कोई मुझे एक बार देखता तो दूसरी बार देखने की इच्छा जरूर रखता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, अपनी माँ के लिए मुसीबत बनती गई, क्योंकि गरीब के घर में खूबसूरत होना एक जुल्म होता है। हर कोई मेरी खूबसूरती को पाना चाहता था, लेकिन इज्जत के साथ नहीं, बस अपनी हवस मिटाने के लिए। मेरी माँ मुझे दुनिया की नज़र से बचाती रहती थी। जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं अपने घर की हो जाऊं और उनकी चिंता खत्म हो जाए। उन्हें कुछ अपनी सेहत का भी डर लगता रहा था, क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती थी। वह सोचती अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन हमारे जैसा गरीब घराने से ही आते थे। लेकिन मेरी माँ मेरी शादी एक अच्छे घर में करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी ने अब तक जो भी दुख उठाए और अपनी शादी के बाद भी दुख उठाए। रिश्ता कराने वाले से कहती कि मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है, ऐसे ही कहीं ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं दे सकती। और फिर बहुत कोशिशों के बाद मेरा एक रिश्ता आ ही गया। लड़के वाले बहुत अमीर थे। वह 7 भाई थे। उनके पिता उनका साथ बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। सातों भाई बहुत ही हैंडसम थे। मेरा रिश्ता दूसरे नंबर वाले लड़के के साथ आया था। मेरी माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने अमीर घर का रिश्ता हमारे घर आया था। मैं भी हैरान थी कि इतने पैसे वाले लोग हम गरीब लोगों के घर में शादी क्यों करना चाहते थे। मैंने सुना था कि हमारे घर में नौकरी की फौज है, गाड़ियों की लाइन लगी है, बैंक बैलेंस है, हम बहुत बड़ी कोठी है। मेरी सास बहुत ही मॉडल ख्याल की थी। जब मुझे देखने आई थी तब मैंने देखा बहुत ही मॉडल लिबास में मेकअप की लिपि पुती बैठी थी। इस रिश्ते को लेकर मेरी माँ के पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी, बार बार मेरा माथा चूम रही थी और मेरे अच्छे नसीब होने की दुआएं दे रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास कर रही थी, क्योंकि खूबसूरत होना कोई खास वजह नहीं थी। मेरे जैसे खूबसूरत लड़कियां उनके लेवल में भी मिल सकती थी। फिर भला वो मुझ जैसी लोअर मिडिल क्लास लड़की से ही शादी क्यों करना चाहती थी। फिर मैंने अपने दिल की यह कहकर समझाया कि हो सकता है अमीर घराने की लड़कियां बहुत ज़्यादा नकचड़ी होती है और वह अपने ससुराल वालों को गिनती का नाच जमाती है, इसलिए वह एक सीधी सादी लड़की से शादी करना चाहते हो जो कि उनके पूरे परिवार को बांध कर चले। मेरी मंगनी का दिन भी आ गया। मंगनी वाले दिन मेरे ससुराल वाले बहुत ही कीमती सामान लेकर आए थे। ऐसी ऐसी चीज़ लेकर आई थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था और ना ही कभी इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। एक से एक कीमती गहने, कपड़े के ढेर सारे आए थे। मेरे मोहल्ले वाली लड़कियों ने जब देखा तो दांते चली उंगली दबा ली थी। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत ऐसे भी चमक सकती है। विश्वास तो मुझे भी नहीं आ रहा था कि मुझे भगवान ने इतनी अच्छी किस्मत दी है। एक हफ्ते बाद ही हमारी शादी हो गई। शादी पर भी मेरे ससुराल वाले बहुत ही कीमती सामान लेकर आए थे और कोई हमसे दहेज भी नहीं लिया था। मैं एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने पर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि मेरे ससुराल में ये लग ही नहीं रहा था कि यह मेरी शादी वाला घर है। बहुत ही गिने चुने मेहमान थे। कुछ रस्मों के बाद मेरी सास ने मुझे एक सजे सहाज हॉल में बैठा दिया। हालांकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो इस हिसाब से मेरे सास से मुझे मेरा कमरे में पहुंचा देना चाहिए था। फिर मेरे सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, प्राची बेटा, हमारे यहाँ एक खास रस्म होती है। उस रस्म के अनुसार दुल्हन को कमरे से भेजने की बजाय यहाँ हॉल में बैठाया जाता है और फिर उसके कमरे की पट्टी बांधी जाती है। पूरी रात काली पट्टी दुल्हन की आंखों में बांधी रहती है और पूरी रात उसके इर्द गिर्द किन्नर लोग डांस करते हैं और अपनी शुभ आवाज़ में दुल्हन को दुआएं देते हैं। ऐसा करने से हमारे खानदान की औरत जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन अगर इसे रस्म को नहीं किया गया तो औरत पूरी ज़िंदगी बांझ रहती है। अपनी मॉडर्न सास के मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं वाकिफ हैरान हुई थी। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन में क्या करती, इसलिए खामोश रही। उन लोगों ने मेरे आंखों पर काली पट्टी बांध दी थी, जिससे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस आसपास की आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों में उन खोजाओ किन्नरों की दुआएं थी या गाने कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस यही महसूस हो रहा था कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। साथ साथ मैं नाचने की आवाज़ों को भी महसूस कर सकती थी। मैं बहुत देर तक ऐसे ही बैठी रही।
फिर मुझे प्यास लगी। मैंने पीने के लिए पानी मांगा। थोड़ी देर में किसी ने पीने का पानी गिलास की तरफ बढ़ा दिया था। मैंने वह पानी पी लिया, लेकिन पता नहीं कैसा था। वह पानी ठंडा मीठे पीते जैसे ही मन बहुत सुकून सा एहसास हुआ। दिमाग एकदम से रुक गया। फिर पता नहीं कब वही बैठे बैठे सो गई। सुबह आंख खुली तो एकदम से बैठी हुई मेरी आंखों में काली पट्टी हटा दी गई थी। मेरे आसपास नज़र दौड़ाई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे लोग मेरे कब से लिखे हुए बैठी हुई थी, जिन्होंने अजीब गरीब ड्रेस पहन रखी थी। अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे थे। मेरी जी को सुकून मेरी सांस से मेरे आसपास और मेरे आसपास बैठे सभी किन्नरों को मेरे सांस ने घर से बाहर निकाल दिया। सब एक एक करके बाहर चले गए। मैंने अपनी सांस से कहा, यह सब क्या है और आपका बेटा यानी कि मेरा पति कहाँ है? मेरी सांस में तसल्ली देते हुए बोली, प्राची घबराओ मत, ये किन्नर लोग हैं, बहुत ही भाग्यवान होते हैं, इनकी दुआओं में बहुत असर होता है। 7 दिन तक तुम्हें यही हॉल में बैठाया जाएगा और ये लोग दुआएं देंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपने होने वाले बच्चों के लिए। 7 दिन तक तुम्हें इस रस्म को पूरा करना है, इसके बाद ही तुम अपने पति से मिल पाओगी। अपनी सास की अजीबोगरीब बात सुनकर मैं घबरा गई। इसका मतलब मुझे 7 दिन तक इन अजीबोगरीब लोगों को झेलना पड़ेगा। मैं 7 दिन तक अपने पति से नहीं मिल सकी थी। मेरा दिल बहुत बेचैन होने लगा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैं मजबूर थी। एक दिन की दुल्हन भला मुंह खोलकर कैसे कहती थी कि मुझे अपने पति के पास जाना है। अब मेरे पास ये सब करने के अलावा कोई चारा न था। दूसरे दिन भी मुझे दुल्हन की तरफ तैयार किया गया था और मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई और मुझे हॉल में बिठा दिया गया था। फिर से मेरे आसपास नाच गाने की आवाज़ आने लगी। बहुत तेज ढोल की आवाज़ भी मेरे कानों में पड़ रही थी। उन लोगों के कुछ गाने बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे बैठे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे फिर से नींद आने लगी और मैं वही बेड पर सो गई। सुबह उठी तो फिर से वही सब लोग मेरे आसपास बैठे हुए थे। उनके चेहरे देखकर मुझे दहशत होती थी। मेरा पूरा शरीर थकावट से चूर था। ऐसा लगता था कि पूरी रात मैंने कितनी मेहनत की है। फिर ऐसे ही करते करते पूरे 7 दिन तक यह ड्रामा चला। 8वें दिन मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। मैं अपने पति से अब तक नहीं मिली थी। मैंने अपनी सास से कहा, क्या सुमित से आज मैं मिल पाऊंगी? मेरी सास मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। बोली, बड़ी बेशर्म लड़की हो, अपने पति से मिलने की बड़ी जल्दी है। अपनी सास की बात सुनकर मैं शर्मा गई। मेरी सास मुझे बेड पर बैठाकर बाहर चली गई और मैं बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। आज 7 दिन के बाद मैं सुमित का इंतजार कर रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी कमरे के बाहर मुझे किसी का आने की आहट सुनाई दी। मैं जल्दी से सिमट कर बैठ गई। कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। आने वाला मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने घूंघट की ओर से देखा। आने वाला इंसान बहुत पुराने कपड़े पहने हुए था। दूल्हा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। वह आने वाला इंसान जल्दी से मेरे कानों के पास आया और बोला, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, यह लोग अच्छे नहीं हैं। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, वह अपना घूंघट हटाती, वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। पता नहीं कौन था। उसकी बात मेरे दिमाग में हलचल मचा रही थी। यह लोग अच्छे लोग नहीं हैं। कौन था वह? और वह मेरे ससुराल वालों को क्यों बुरा बता रहा था? आखिर यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं यह सब सोच रही थी कि मेरी सास दोबारा कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, देखो प्राची, अभी यही मेरे गुरुजी का फ़ोन आया था। वह कह रहे थे कि जो रस्म हुई थी अभी आधी अधूरी है, इससे अभी कुछ और भी करना है। इसीलिए तुम अभी सुमित से मिल तो सकती हो, लेकिन उसके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को शुरू मत करना। मेरी बात समझ रही हो ना? तुम्हें अभी तक कुंवारा ही रहना है। अपनी सास की बात सुनकर हैरान हो गई। वह भला कौन सी रस्म थी जो पत्नी को पति से मिलने से रोक रही थी? हम दोनों की शादी हुई थी और अब यह हक हमें कानून ने भी दे दिया था और भगवान ने भी दे दिया था कि हम पति पत्नी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करें। फिर भला मेरी सास ने इस रस्मों के नाम पर हम लोगों को अलग क्यों कर रही थी? शायद थोड़ी देर बाद मेरे पति सुमित अंदर कमरे में आया। उसने मुझसे मेरे हाल चाल पूछे, 2-4 इधर उधर की बातें की और अपना बिस्तर पर अलग कर सो गया। शायद उसकी माँ पहले ही उसको समझा चुकी थी कि मैं भी बेड पर लेट गई। अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। सुमित मेरे पास नहीं आता। अब दोनों कमरे में अलग अलग सोते थे। कभी कभी रात को वो लोग आ जाते और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर वही वाली पुरानी रस्म करते। मुझे अपने पति की हरकतें बहुत अजीब लगती थी।
जैसे जब वह नहाकर बाथरूम से निकलता तो आता तो आधे घंटे के शीशे सामने वाला खड़ा रहता और खुद को सजाता रहता। चीज़ें भी लड़कियों वाली इस्तेमाल करता था, जैसे हाथों में एक कड़ा, उंगली में अंगूठियाँ, कानों में ईयर रिंग्स। सब लोग मेरे ऊपर कड़ी निगाह रखते थे, जैसे मुझे कहीं भी बाहर अकेले नहीं भेजते। अगर मेरी बाहर का कोई काम होता या तो सुमित मेरे साथ जाते थे या फिर मेरी सास। घर के बाहर तो बात ही छोड़ो, मेरी सास मुझे घर के अंदर भी इधर उधर नहीं घूमने देती थी। बस मैं अपने कमरे तक ही सीमित रहती थी या फिर बाहर खाने की टेबल तक। उस घर में सब लोग ही अजीब करते थे, सबकी हरकतें मेरे पति जैसी थी। यानी कि मेरी सास के जितने भी छोटे बेटे थे सब जनाना हरकतें करते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी, सोचा थोड़ा बाहर निकल कर टहल लूँ। मैं कमरे से बाहर आई तो घर से इधर उधर घूमने लगी। काफ़ी बड़ा घर था। मैं एकदम कमरे से सामने से गुजर रही थी, तभी मुझे अंदर से किसी की आवाज़ आने लगी। मैं उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करने लगी। मैंने अपने कान दरवाजे से बिल्कुल सटा दिए थे कि तभी मुझे किसी ने हाथ पकड़कर खींचा। मुझे मुड़कर देखा, शायद वह घर का नौकर था। 28 से 30 साल की उम्र होगी, कद काठी भी अच्छी थी। मुझसे बोला, मैम साहब, इस घर की जासूसी मत करें, नहीं तो बच नहीं पाएंगे। शादी की पहली रात ही मैंने अपने कमरे में आया था और आपको आगाह किया था कि इस घर से जल्द यहाँ से भागने की कोशिश करें, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नौकर अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि तभी मेरी सास आ गई और गुस्से से बोली, मुकेश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। और प्राची, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आई? जाओ अपने कमरे में बैठो। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई, लेकिन मेरे कानों में मुकेश की ही बातें गूंज रही थी। अब पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगा था। मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। एक रात सुमित मेरे पास आया, कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। उसने मुझे एक साड़ी दी। उस साड़ी को देखते ही मैं परेशान हो गई थी। बहुत ही हल्की साड़ी थी और ब्लाउज़ तो बहुत ही छोटा था। मैंने कहा, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। मेरी बात सुनकर सुमित बोला, लेकिन मुझे ये कपड़े पसंद है। मजबूरन मैंने उस साड़ी पहन ली। सुमित ने खुद ही अपने हाथों से मेरा मेकअप किया। सुमित मेकअप कर रहा था कि मुझे हैरत हुई। फिर सुमित मुझे एक तरह देख कर बोला कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे अच्छे से तैयार करके सुमित ने मुझे गाड़ी में बिठाया। मेरी सास पहले ही गाड़ी में बैठी हुई थी। सुमित ने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधी। मैंने ऐतराज़ किया तो मेरी सास बोली, प्राची बेटा, मजबूरी है, हम तुम्हारी बेहतर ज़िंदगी के लिए यह पाठ कर रहे हैं, इसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। वह लोग मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ना जाने कहाँ ले आए। थोड़ी ही देर में मेरे आसपास ढोल की धाम की आवाज़ आने लगी और किन्नरों की नाच गाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई जानकर रहूँगी, क्योंकि पता नहीं मेरे सोने के बाद यह लोग क्या करते हैं। मेरी सास ने मुझे पानी पीने के लिए दिया तो मैंने वह पानी चुपके से गिरा दिया और पीने का नाटक करने लगी। वो लोग पता नहीं मेरे शरीर को अपने हाथों से छू छू कर क्या कर रहे थे। मुझे घिन आने लगी। मेरी चीखें मार मार कर जल्दी से उठकर बैठी और अपनी आंखों से पट्टी खोल दी। वह लोग मुझे इस तरह होश में देखकर एकदम से हड़बड़ा गए। इस खोजा और मेरी सास की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस लड़की को हमारी सारी विधि विधान को खबर कर दिया है। अब तुम्हारा बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता। तुम इस लड़की को और अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ। अपने गुरुजी को इस तरह से गुस्सा देखकर मेरी सास घबरा गई। मेरी सास का खोजा की विनती करने लगी। बहुत मिन्नतें करने पर वह खोजा बोला कि ठीक है, इस लड़की को 3 दिन बाद मेरे पास लेकर आना। उसके बाद सुमित और मेरी सास मुझे घर ले आए। अब वो लोग खुलकर मेरे सामने आ चुके थे। उन्होंने घर आते ही मुझे धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। अब मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैं समझ गई थी कि मैं गलत लोगों के बीच फंस गई हूँ। पता नहीं ये लोग कौन हैं, चोर, डाकू या फिर माफिया वाले। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। शादी के बाद एक बार भी मैं अपनी माँ से नहीं मिली थी। बस कभी कभार सुमित मुझसे मेरी माँ से फ़ोन पर बात करा दिया करता था। मैं उन लोगों के इरादे भांप चुकी थी। यह सारी बातें झूठी थी कि यह पाठ करने के माँ बन जाऊंगी। यह सब गलत था। शायद ये लोग कुछ और ही ड्रामा रच रहे थे। पता नहीं है यह लोग मुझे किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया था। मैं चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं पा रही थी। मुझे उन नौकर की बात याद आने लगी। अगर उसकी बात मानकर
मैं उसी समय भाग जाती तो शायद मैं इन लोगों से बच जाती। फिर अगली रात वही नौकर खाना देने के लिए मेरे कमरे में आया। उसे देखते ही मैं फुट फुट कर रोने लगी। उस पूरे घर में वही मेरा अपना हमदर्द लगा। मैंने रोते हुए कहा, मुकेश मुझे बताओ यह लोग कौन हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। मुकेश बोला, मैम साहब यह लोग अच्छे नहीं हैं, आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। क्योंकि बड़ी मैम साहब ने मुझसे कहा है कि मैं आपको खाना दे दूँ, वह कहीं बाहर गई हैं, उन्हें घर वापस आने में कम से कम एक आधा घंटा लगेगा। मैम साहब ये अच्छे लोग नहीं हैं, यह सातों लड़के बड़े मैम साहब के बेटे नहीं हैं, बल्कि यह तो सब किन्नर हैं। बड़ी मैम साहब का तो सिर्फ एक ही बेटा है, आपका पति, और वह भी एक किन्नर है। बड़ी मैम साहब से किसी ने कहा था कि कुंवारी दुल्हन पर किसी से कम 14 दिन तक तुम्हें एक पाठ करना है, और उस पाठ को किन्नर लोग करेंगे तो तुम्हारा किन्नर बेटा ठीक हो जाएगा। और फिर उसे पाठ के आखिरी दिन कुंवारी दुल्हन को ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ से वह वापस नहीं आएगी। मुकेश की बात सुनकर मैं घबरा गई। यानी कि परसों 14 दिन था, यानी कि इस पाठ का आखिरी दिन। मैं बेड पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। मुकेश से मेरी हालात देखी नहीं गई। वह मेरे पास आया, कहने लगा, मेम साहब आप इस तरह मत रोइए, मैं तो आपकी जान बचाना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था, लेकिन मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। अभी बड़ी मैम साहब को आने में टाइम है, आप ऐसा करें जल्दी से यहाँ से भाग जाए। मुकेश की बात सुनकर मैं बोली, लेकिन मुकेश मेरे भागने का सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आएगा और वह लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारी जान को खतरे में डालकर नहीं भाग सकती। लेकिन मुकेश ने मेरी एक भी ना सुनी और मुझे ज़बरदस्ती हाथ से पकड़कर घर से बाहर कर दिया। मैंने वहाँ से भागती हुई सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुँची थी। मैं पुलिस स्टेशन पहुँची और उन लोगों को बताया कि इस वक्त मेरी जान खतरे में है, मेरे अलावा एक लड़के की जान और ख़तरे में है। आप जल्दी से चलें, नहीं तो वह लोग इस लड़के के साथ न साथ पता नहीं क्या करेंगे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मेरे साथ मेरे ससुराल पहुंच गई। जब मैं पुलिस के साथ अंदर घर में दाखिल हुई तो मेरी सास और सातों लड़के मुकेश पर जुल्म कर रहे थे। मुकेश बेतहासा चीख रहा था, लेकिन उन लड़कों को मुकेश पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। पुलिस ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार करके ले आई। जब उन लोगों को आखिरी खातिरदारी की गई तो उन लोगों ने सारा सच उगल दिया। मेरी सास ने बताया कि मेरा बेटा नामर्द था, मुझे अपने ख़ानदान के लिए वारिस चाहिए था, इसलिए मैं अपने बेटे को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। जब मुझे किसी ने बताया कि मेरा बेटा ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए 14 साल की कुंवारी दुल्हन चाहिए, तो मैंने उसकी झूठ मूठ के शादी कर दी प्राची के साथ। सुमित की असली शादी नहीं हुई थी। पंडित जी मेरा हाथ भी खरीदा हुआ था। उसने सारे मंत्रों को गलत पढ़ा था। सारा टोटका पूरा ही होने वाला था कि प्राची को सब कुछ पता चल गया और उसने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन फिर भी मेरा गुरु ने मुझे एक मौका दिया और प्राची को 3 दिन बाद बुलाया था। हम उसे लेकर जाने वाले थे और उस दिन मेरा बेटा ठीक हो जाता, लेकिन इससे पहले ही मुकेश ने प्राची को भगा दिया। पुलिस ने मेरी सास और उन सातों लड़कों को जेल में डलवा दिया था। मैं अपने घर वापस आ गई थी और अपनी माँ को गले लगकर खूब रोई थी और उन्हें सारी कहानी बताई थी। मेरी माँ भी मेरी किस्मत पर रो रही थी, लेकिन मैं शुक्र भी मान रही थी कि मैं भी सही सलामत उनके पास लौट आई। ज़िंदगी फिर से अपने पुराने रूटीन पर चलने लगी थी। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में एक खालीपन था। वह हमेशा चुपचाप बैठी रहती, ना काम करने का मन होता, ना हंसने बोलने का। एक दिन मेरी माँ ने बताया कि प्राची तेरे लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन इस बार रिश्ता किसी अमीर ख़ानदान से नहीं, बल्कि एक गरीब घर से आया है। और इस बार मैं लालच में पड़कर किसी अमीर ख़ानदान में तेरी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग जैसे हैं वैसे ही लोगों के हमें शादी करनी चाहिए, नहीं तो बेजोड़ की शादी अजाब बन जाती है। लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, प्राची पता नहीं मैं आज हूँ और कल ना हूँ, मेरे बाद तू अकेली क्या करेगी। इस समाज में भेड़िए बसते हैं जो अकेले लड़की को जीने नहीं देते, तो मेरी बात मान जा, शादी कर ले, बहुत ही अच्छा लड़का है, तेरा बहुत ख्याल रखेगा। अपनी माँ की खातिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। माँ ने बताया कि कल ही लड़का अपनी माँ के साथ और एक पंडित को लेकर हमारे घर पहुँच जाएगा। शादी बहुत ही सादगी से तुम दोनों की शादी हो जाएगी। मैं बस खामोश रही। अगले ही दिन वो लोग आ चुके थे।
लेकिन जैसे ही लड़के पर मेरी निगाह पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मुकेश था। मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मुकेश मेरे पास उठकर आया, कहने लगा, प्राची, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? मैं जानता हूँ शादी के नाम पर मिले एक धोखे ने तुम्हें दिल से नफरत और गुस्से भर दिया है, लेकिन यकीन करो, मैं तुम्हारे दिल में मोहब्बत भर दूंगा। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सोचा भी नहीं होगा। प्राची, मैं तो तुमसे उसी दिन से मोहब्बत करने लगा था जब तुम दुल्हन बनकर उस घर में आई थी। मैं पहले से जानता था कि तुम यह शादी झूठी है, और आज भगवान की कृपा से तुम उन लोगों से सही सलामत बच गई हो, और मुझे भी भगवान ने मौका दिया है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूं। बताओ प्राची, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मुकेश खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक केस निकाला और उसमें से एक सोने की अंगूठी निकालकर मेरी उंगली में पहना दी। आज मैं बहुत खुश थी। भले ही मुकेश गरीब था, लेकिन उसका दिल सच्चा था, उसका प्यार सच्चा था। धन्यवाद दोस्तों।